Hello friends, you all are welcome on my YouTube channel, my online classroom. And today in this video, we are going to start a new chapter of class 11th Political Science, chapter 3rd, Election and Representation. देखिए चैप्टर का नाम जो है वो है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो पहले हम समझ लेते हैं कि क्या मीनिंग है। जैसे हमें अच्छे से पता है कि इलेक्शन जो होता है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का एक मेन फीचर्स होता है और हम मानते भी हैं कि अगर किसी कंट्री में अगर इलेक्शन होता है तो वो डेमोक्रेटिक है। बट बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो शो ऑफ करती हैं इस चीज़ों को और शो ऑफ के चक्कर में वो ये भी दिखाना चाहती हैं ज़्यादा कि हमारी कंट्री में देखिए इलेक्शन होते हैं तो हम डेमोक्रेटिक होते हैं। बट अगर आप अच्छे से वहाँ फाइंड आउट करोगे, अच्छे से देखोगे, तो आप ये देखोगे कि वो कंट्रीज़ ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं होती हैं, क्योंकि जो इलेक्शंस होते हैं वो एक फ्री फेयर मैनर में भी होने चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंतर्गत, जिससे कि पता रहे कि हाँ इलेक्शन एक प्रॉपर वे में हुए हैं और तब वो आप कह सकते हो कि वो कंट्री ट्रूली डेमोक्रेटिक है, अदरवाइज नहीं बोल सकते। अच्छा, वर्ड है रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए इलेक्शन में जब हम अपने लीडर्स को चुनते हैं या किसी भी कैंडिडेट को चूज़ करते हैं तो वो वास्तव में हमें क्या कर रहा है, हम ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। जिस तरह से अगर क्लास में सपोज करिए क्लास है, अगर उसमें मॉनिटर होता है तो मॉनिटर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो मॉनिटर को जो अगर चूज़ करके बनाया जाता है तो बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। इसी तरह से कंट्री में भी अगर लीडर्स का चुनाव होता है, लीडर्स को चुना जाता है, तो उस इंसान को चुना जाता है जो पूरी कंट्री के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और आपको उस पर ट्रस्ट है, आपको उस पर विश्वास है। तो इसी से पूरा चैप्टर भी हम समझेंगे और पूरे चैप्टर में यही सारा कंटेंट है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही मैं फ्लो चार्ट प्रोवाइड करती हूँ जहाँ पे मैं मेन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करती हूँ इन अ शॉर्ट वे, ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए और साथ ही इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पोर्शन। और जैसे मैंने बताया आपको पूरा इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन से लेके हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में पूरा का पूरा इन्होंने ये चीज़ बताई है कि अगर आपने कभी चेस खेला तो आपने देखा होगा कि जो ब्लैक नाइट होता है, जो घोड़ा होता है, ठीक है, जो काला घोड़ा होता है, वो अगर सडनली अगर वो सीधे चलना स्टार्ट कर दे जबकि वो 2.5 कदम चलता है, अगर मान लीजिए वो सीधा एकदम चलने लग जाए तो फिर क्या होगा। इसी तरह से देखिए जो गेम होता है क्रिकेट का, यानी जो थर्ड लाइन है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर गेम ऑफ क्रिकेट में देखिए, तो अगर मान लीजिए अगर वहाँ पे कोई एम्पायर्स ना हो तब क्या होगा। इसी तरह से किसी भी गेम में ले लीजिए, अगर हमने देखा हर एक गेम में कुछ ना कुछ सर्टेन रूल्स जो हैं वो फॉलो होते हैं। अगर कोई भी ये रूल्स को चेंज कर दे, ठीक है, सडनली अगर कोई भी रूल्स को चेंज कर दे, तो हमें पता है उस गेम का आउटकम क्या होगा। आउटकम मतलब जो रिजल्ट है, परिणाम क्या होगा, वो कुछ डिफरेंट ही होगा। जो पहले हो सकता था रूल्स बिना चेंज किए हुए, शायद उससे जब रूल्स चेंज हो गए तो शायद उसका परिणाम कुछ और ही होगा, गेम का जो रिजल्ट होगा वो कुछ और होगा। इसी तरह से देखिए जब भी कोई गेम खेला जाता है तो उसमें हमें अंपायर की ज़रूरत पड़ती है और एक इम्पार्शियल अंपायर की ज़रूरत पड़ती है, जो जब भी कोई फैसला ले तो ऐसे फैसले ले जिसको सारे प्लेयर्स माने, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करें। इसी तरह से देखिए जो रूल्स और जो एम्पायर होता है वो भी एग्री करे, ठीक है। गेम को खेलने से पहले जो भी रूल्स हैं उसको एम्पायर भी है, जो प्लेयर्स हैं गेम को खेलने से पहले उन सब चीज़ों को एग्री करें, हर रूल्स को, यानी रूल्स को माने। अच्छा, फिर देखिए व्हाट इज़ ट्रू ऑफ अ गेम इज़ ऑल्सो ट्रू ऑफ इलेक्शंस। इसी तरह से देखिए जो गेम में जिस तरह से रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसी तरह से एक ट्रूली हम कह सकते हैं इलेक्शंस में भी होते हैं। देयर आर डिफरेंट रूल्स और सिस्टम्स ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस। तो जब इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तब भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं और सिस्टम्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ही कंडक्ट किए जाते हैं इलेक्शंस। और देखिए इलेक्शंस के दौरान भी काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जो सभी को फॉलो करना होता है। अच्छा, फिर देखिए जो आउटकम आता है, यानी जो रिजल्ट आता है इलेक्शन का, वो डिपेंड्स ऑन द रूल्स वी हैव एडॉप्टेड। तो जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी हमने अडॉप्ट किए थे, तो उसी के हिसाब से जो परिणाम आता है इलेक्शन का वो इन सारे रूल्स पे ही डिपेंड करता है। अच्छा, वी नीड सम मशीनरी टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन एन इम्पार्शियल मैनर। इसी के साथ हमें एक ऐसी मशीनरी भी चाहिए, यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए जो जब इलेक्शंस होते हैं कंट्री में तो उस पूरे इलेक्शंस को कंडक्ट कराए और किस तरह कराए, इम्पार्शियल मैनर, यानी बिना किसी पक्षपात के मैनर के उसमें वो उन व्यवहार के रूप में उस पूरे इलेक्शंस को कंडक्ट कराए, यानी किसी का पक्षपात ना करे, किसी को भेदभाव ना करे। सिंस दिस टू डिसीजंस नीड टू बी टेकन बिफोर द गेम ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कैन बिगिन। अच्छा, ये जो दो फैसले हैं, तो इसका जो फैसला जो डिसीजंस हैं, ठीक है, कि जो कंडक्ट कराने इलेक्शंस और जो आउटकम होगा इलेक्शन का वो डिपेंड्स करता है रूल्स पे जो हम अडॉप्ट करते हैं। तो इन बातों का जो भी दो तरह के जो डिसीजंस हैं, ये हम क्या करना चाहिए जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स शुरू होने वाली होती है, जो गेम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, यानी इलेक्शन शुरू होने से पहले इन सारी चीज़ों का फैसला ले लेना चाहिए। एंड दिस कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनी गवर्नमेंट। और हम ये फैसला जो है ये सरकार पे नहीं छोड़ सकते हैं। तो यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हुआ है। तो इसका जो फैसला है वो सरकार पे ना छोड़ के पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है। देखिए लास्ट लाइन में लिखा गया है इस तरह की,
That is why these basic decisions about elections are written down in the constitution of a democratic country. तो इसी वजह से ये जो बेसिक डिसीजंस है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या फैसले लेने हैं और रिलेटेड टू इलेक्शंस स्पेशली, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही लिख दी गई हैं और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें इन चीज़ों को पहले मेंशन कर दिया गया और हर सरकार को, हर एक सिटीजन्स को उसको फॉलो करना होता है। हाँ, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते हैं, वो अलग चीज़ है। इसके बाद देखिए सेकंड पैरा पे आ जाइए। तो सेकंड पैरा में दिया हुआ है कि इस चैप्टर में जो है हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। तो इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन से रिगार्डिंग जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो भी लॉ हैं वो हम पढ़ेंगे। इसी के साथ वी शिल फोकस, ठीक है, हम और किस चीज़ पे फोकस करेंगे, वी विल फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंस, ठीक है, हम इम्पॉर्टेंस ऑफ द मेथड ऑफ इलेक्शन चूजन इन आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड the implication of the constitutional provisions regarding impartial machinery for conducting election। इसके साथ ही हम मेथड ऑफ इलेक्शन पे फोकस करेंगे और कौन सा जो मेथड ऑफ इलेक्शन जो है वो चूज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो क्या इसकी इम्प्लीकेशन है, किस तरह से इसको इम्प्लीकेट किया जाता है, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आधार पे, ठीक है। और ये किससे रिगार्डिंग होती है, इम्पार्शियल मशीनरी, ठीक है। जब कंडक्ट होते हैं इलेक्शंस तो एक इम्पार्शियल मशीनरी होती है, यानी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, किसी को फेवर किए बिना और बिना किसी के अगेंस्ट गए हुए पूरे इलेक्शंस को कंडक्ट कराना। अच्छा, इसके बाद देखिए लास्ट की थर्ड लाइन है कि वी शुड ऑल्सो लुक एट सम सजेशंस फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन दिस रिस्पेक्ट। तो मैंने चीज़ आपको बताई थी कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन जो है, ठीक है, अमेंडमेंट मतलब संशोधन जो है वो भी टाइम टू टाइम होता रहता है। जब भी हमें लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज़ का बदलाव की जरूरत है तो हम उस सजेशन के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस भी करते रहते हैं। आफ्टर रीडिंग तो चेंजेस का मतलब कुछ इनहेंस कर देते हैं, ठीक है, मीनिंग्स को, वर्ड्स को ऐड करके इनहेंस कर देते हैं। इसी तरह देखिए आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, आप पूरे चैप्टर को जब पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको क्लियर होगी वो ये होगी कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन। जब भी इलेक्शंस होते हैं, देख पॉलिटिकल साइंस हमारा सब्जेक्ट है तो बिल्कुल इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम समझ जाएंगे कि क्या क्या डिफरेंट मेथड्स के थ्रू इलेक्शंस होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट, आप चैप्टर के पढ़ने के बाद ये समझ जाओगे कि क्या वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्टेड इन आर कंट्री, कि हमारी कंट्री में जो इलेक्शन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, किस तरह के उसके फीचर्स हैं। इसके साथ ही आप थर्ड पॉइंट ये समझ जाओगे कि क्या इंपॉर्टेंस है प्रोविजंस की फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। जो फ्री और फेयर इलेक्शंस की मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था हेडिंग को, तो मैंने बोला था फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ इलेक्शन होने चाहिए बल्कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। इसके साथ ही लास्ट हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, क्योंकि हमें पता है इलेक्शन प्रोसेस में भी आपने देखा होगा हमारी कंट्री में नहीं बाकी कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा जो है करप्शन होता है, काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग प्रैक्टिसेस होती हैं। तो इलेक्टोरल जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो रिफॉर्म्स भी बहुत ज़रूरी हैं, सुधार भी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ लोगे कि किस तरह से सुधार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारी जो गवर्नमेंट है वो करती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं मूव करती हूँ। नेक्स्ट पेज पे देखिए इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी है और यहाँ पे हम समझेंगे कि इलेक्शंस कितने तरह के होते हैं जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, ठीक है। उससे देखिए आपको पता है आपकी जितनी हायर क्लासेस होती जाती हैं उतना ही कॉन्सेप्ट जो है, ऐसे नहीं कि इलेक्शन फर्स्ट टॉपिक है जो आप आज ही पढ़ रहे हो, इससे पहले भी आपने काफ़ी बार अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है टॉपिक, ठीक है। तो हाँ, ये है कि थोड़ा टॉपिक और डिस्क्रिप्टिव वे में हो जाता है। तो इलेक्शंस और डेमोक्रेसी में देखिए हम दो सिंपल क्वेश्चंस पे थोड़ा सा सोचेंगे इस बारे में और वो दो सिंपल क्वेश्चन है इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, क्या कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस, क्या किसी कंट्री में लोकतंत्र हो सकता है बिना इलेक्शंस को कंडक्ट किए हुए। या फिर सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है, क्या कैन वी होल्ड इलेक्शंस, क्या हम इलेक्शंस होल्ड कर सकते हैं विदाउट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो मेन मोटिव जो हमें समझना है, मेन पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी किस तरह से इलेक्शन से कनेक्टेड है और इलेक्शंस किस तरह से डेमोक्रेसी से कनेक्टेड है। इट मीन्स दोनों जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब ये देखिए ये चीज़ इन्होंने बोल दिया है कि ये प्रीवियस क्लासेस में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपने ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है, डेमोक्रेसी और इलेक्शंस के बारे में, ठीक है। तो मैंने जैसे आप स्टार्टिंग में बोला कि जहाँ डेमोक्रेसी होती है इट मीन्स वहाँ इलेक्शंस होंगे और जहाँ इलेक्शंस होते हैं वहाँ डेमोक्रेसी होती है। तो हमने ये चीज़ बहुत प्रीवियस क्लासेस में यही समझा हुआ है कि इलेक्शंस जो हैं वो मेन फीचर होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी के, ठीक है। आप देखिए जो फर्स्ट पैरा है उसमें दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन रिमाइंड्स अस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन अ लार्ज डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये समझाता है कि एक लार्ज डेमोक्रेसी जैसे इंडिया जैसे बिग कंट्री में लोकतंत्र की क्या वैल्यू होती है,
इसी तरह से देखिए ऑल सिटीजन्स कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजन। जो सारे नागरिक होते हैं वो डायरेक्ट पार्ट नहीं लेते हैं, जो भी डिसीजन होता है, जो भी फैसला लेना होता है तो उसमें डायरेक्ट पार्ट वो नहीं ले सकते, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, कुछ लोगों को चुना जाता है और वो लोगों को, बाकी सब सारे जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है जो बाकी सारे आम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज हाउ इलेक्शंस बिकम इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह यही एक वजह है जिससे इलेक्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछे कि इलेक्शंस क्यों कराए जाते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपका आंसर यही होगा कि देखिए इंडिया जैसी लार्ज कंट्री में जहाँ एक लार्ज डेमोक्रेसी होती है तो सारे सिटीजन्स डायरेक्ट पार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी फैसला लेने में, क्योंकि देखिए हर किसी की थिंकिंग अलग अलग होती है। तो इसी वजह से हमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होते हैं जो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, हमारी जो भी नीड होती है वो जो भी डिमांड होती है उसको फुलफिल करते हैं वो। इसके बाद देखिए वेनेवर जब हम इंडिया के बारे में सोचते हैं, इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं, तो जो हमारा दिमाग है वो इनवेरेबली, ठीक है, इनवेरेबली का मतलब होता है ऑलवेज, यानी हमेशा, हमेशा टर्न करता है लास्ट इलेक्शंस पे, ठीक है। जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी के इंडिया में, तो देखिए जैसे इलेक्शंस लिखा है यहाँ पे, इलेक्शंस हैव टुडे बिकम द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो आज के ज़माने में जो इलेक्शंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिबल सिंबल है किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, जो आप विजिबल मतलब आप एकदम से उसको देख सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ अगर किसी कंट्री में इलेक्शंस पूरे प्रॉपर वे में हो रहे हैं तो वो डेमोक्रेटिक वे हुआ। इसके बाद देखिए वी ऑफन डिस्टिंग्विश, हम कई बार जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में फ़र्क करते हैं, यानी अंतर करते हैं, उनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होता है जिसमें जो सारे सिटीजन्स होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, और जो डे टू डे डिसीजन मेकिंग है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ ही जो गवर्नमेंट है उसको रन भी कराते हैं। अच्छा, एंशियंट सिटी स्टेट्स में जैसे ग्रीस में, वहाँ पे ये बहुत ही गुड एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, और मैनी वुड कंसिडर लोकल गवर्नमेंट्स, और इसी तरह से जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं स्पेशली ग्राम सभा जो होती हैं वो भी एक क्लोजेस्ट एग्जाम्पल्स होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। तो अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, तो सारे सिटीजन्स जिसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन के टाइम सभी के सभी वोट देते हैं और रन करते हैं गवर्नमेंट को। और इसी तरह से जब एग्जाम्पल्स पूछा जाए तो आप ग्रीस का और साथ ही जो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं ग्राम सभा, उसके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है कि इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं, देखिए बट दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड व्हेन अ डिसीजन हैड टू बी टेकन बाय लैक्स एंड करोर्स ऑफ पीपल। तो देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी ठीक है ओवरऑल काम करती है, पर जब कोई डिसीजन लेना होता है और किसके द्वारा लेना होता है, लाखों और करोड़ों लोगों के द्वारा जब लेना होता है, तो देखिए हर किसी इंसान की थिंकिंग जो है, सोच है, वो एक दूसरे से अलग होगी, तो जब वो फैसले लेगा तो वो भी उसके अलग अलग ही होंगे। तो जब ऐसा एक टाइम आता है तब डायरेक्ट डेमोक्रेसी ज़्यादा एक कह सकते हो एक अच्छे लेवल पे काम नहीं कर पाती है। तो इसके लिए क्या होता है, जो लोग हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, ठीक है, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो लोगों के द्वारा चुने होते हैं, ये वास्तव में लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये लाइन लास्ट लिखी हुई है कि डेट इज़ वाई रूल बाय द पीपल यूजुअली मीन्स रूल बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इस तरह से कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं और वही हमारे ऊपर रूल करते हैं, तो एक कह सकते हो कि रूल बाय द पीपल, इसका ये क्या मतलब हुआ कि रूल बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, की वास्तव में जो लोगों के द्वारा चुने हुए लोग हैं वही शासन करते हैं किस पे, लोगों पे। अच्छा नेक्स्ट पैरा देखिए क्या है, तो इसमें लिखा है कि इन सच एन अरेंजमेंट सिटीजन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु इन टर्न आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन गवर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंट्री। तो इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट वाले में, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, कि जो सिटीजन्स होते हैं इस प्रॉपर अरेंजमेंट में, इस पूरे अरेंजमेंट में वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, और कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो पहले ही इस तरह के शासन में और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो होता है कंट्री का उसमें पहले से इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ये जो मेथड होता है ये फॉलो किया जाता है, और चूज दिस रिप्रेजेंटेटिव्स इज रेफर टू एज एन इलेक्शन। अच्छा, किस मेथड के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लोग चुनते हैं, उस मेथड को ही हम इलेक्शन के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए जो सिटीजन्स हैं उनका एक लिमिटेड रोल होता है कि वो पार्टिसिपेट करें और डिसीजंस में, जो भी डिसीजंस हैं किस तरह से रन कराना है एडमिनिस्ट्रेशन को, तो सिटीजन्स का जो रोल होता है वो कुछ लिमिटेड होता है। और इसके बाद देखिए दे आर नॉट वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ द पॉलिसीज। जो सिटीजन्स होते हैं वो ज़्यादा आप देखोगे एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, जिस तरह के लॉ बनाने होते हैं, पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, तो उसमें वो एक्टिवली इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं, बस एक बार जाके वोट दे आते हैं और उसके बाद वो इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। तो सिटीजन्स आर इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली। तो हम कह सकते हैं कि जो सिटीजन्स होते हैं वो पॉलिसीज़ या किसी भी तरह के रूल्स रेगुलेशन जब बनते हैं तो वो इनडायरेक्टली वे में ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं और इन्वॉल्व होते हैं, बट डायरेक्टली नहीं होते।
थ्रू दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये जो इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्वमेंट होती है वो कैसे होती है, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो चुनाव हुए थे उसमें उनको चुन के भेजा, और अब वही जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही सब फैसले ले रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली सिटीजन्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आपने ही उनको चुन के भेजा है। अच्छा, इस अरेंजमेंट में देखिए, वेयर ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, द मेथड बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए इस अरेंजमेंट में जब हमने देखा कि जितने भी सारे फैसले हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं, तो इसका मतलब इस मेथड में जो पीपल जिनको हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया है वो, और किस मेथड से आप चूज़ कर रहे हो उनको, ठीक है, इलेक्ट कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है, यानी इलेक्शन बहुत मैटर करता है। अच्छा, नेक्स्ट पैरा में देखिए तो सेकंड क्वेश्चन रिमाइंड करता है। सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द फैक्ट, जो फैक्ट होता है दैट नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे जहाँ भी इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक ही होते हैं, ठीक है। एक लार्ज नंबर देखा गया है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं वहाँ भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, और वो दिखाते भी हैं दुनिया को, देखिए हमारे यहाँ तो इलेक्शंस होते हैं और हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ठीक है। तो उनको ये सब चीज़ों का भी बड़ा शौक रहता है डेमोक्रेटिक रूलर्स को, नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स को, कि वो दिखाते हैं दूसरों को कि देखिए हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं तो ये डेमोक्रेटिक होते हैं। बट अगर आप अच्छे से वहाँ देखें तो वास्तव में, तो देखिए ये भी वो बहुत अच्छे से शो करना चाहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ तो इलेक्शंस होते हैं और हम डेमोक्रेटिक हैं। अच्छा देखिए, दे डू सो बाय होल्डिंग इलेक्शन इन सच अ वे दैट इट डज नॉट थ्रेटन देयर रोल। और वो देखिए इलेक्शन जब होल्ड कराते हैं तो इस तरीके से कराते हैं कि जिससे कि उनके शासन में किसी तरह का कह सकते हो किसी तरह का दबाव ना हो, किसी तरह के उनको उनके शासन को कंटिन्यू करने का मौका मिले, उनके शासन में किसी तरह की दिक्कत ना आए। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस? क्या आपको कुछ एग्जांपल्स याद हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के, जो अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं? व्हाट डू यू थिंक वो डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन? इसके साथ ही आपको डिस्टिंग्विश भी करना है, आप कर सकते हो कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं। ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में क्लास 9th 10th में काफ़ी कुछ पढ़ा है इसके बारे में कि क्या डिफरेंस होता है डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में। अच्छा, व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर दैट इलेक्शंस इन अ कंट्री वुड बी कंडक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक वे? इसके साथ ही हम किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं कि जो इलेक्शंस होंगे, जो चुनाव होंगे किसी भी कंट्री में, वो एक डेमोक्रेटिक वे में होंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा में लिखा है कि दिस इज वेयर कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन आता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का, और उसमें सारे बेसिक रूल्स जो होते हैं अबाउट किसके किसके अबाउट होते हैं, ये इलेक्शंस के अबाउट होते हैं। उसके लिए जो भी बेसिक रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे सारे बेसिक रूल्स की किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट कराना है डेमोक्रेटिक वे में, वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही मेंशन होता है। तो द डिटेल्स आर यूजुअली लेफ्ट टू बी वर्कड आउट बाय लॉज पास बाय द लेजिस्लेचर्स। और बाद में जो डिटेल्स होती हैं वो बस इतना काम बचता है लेजिस्लेचर्स के लिए कि वो लॉ पास करें। दिस बेसिक रूल्स आर यूजुअली अबाउट, और ये जो बेसिक रूल्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं? पहला, हु इज़ एलिजिबल टू वोट, कि कौन जो है वो वोट के लिए एलिजिबल है, कि किसको वोट देने का अधिकार है। सेकेंड, हु इज़ एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट। इसके साथ ही ये भी देखना है कि जो पार्टिसिपेट करेगा एज अ कैंडिडेट, जो चुनाव लड़ने जा रहा है, तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या वो उस लायक है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन उस लायक है कि वो कॉन्टेस्ट कर सकें। इसके साथ ही हु इज़ टू सुपरवाइज इलेक्शन। हमें ये भी देखना है कि पूरे इलेक्शन जब कंडक्ट होंगे तो कौन इनको सुपरवाइज करेगा। इसके बाद देखिए, हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हमें ये भी देखना है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो वोटर्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को किस तरह से चूज़ करेंगे, किस तरह से उनको चुनेंगे। और इसके बाद हम ये देखेंगे हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड, कि किस तरह से जो वोट्स पड़े हैं उनको किस तरह से काउंट किया जाता है, और उसके बाद किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो चुने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, लाइक मोस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, देखा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो इन सारे सवालों का जवाब आपको दे देता है। एज यू कैन सी, जैसे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे वो हमें ये इंश्योर करता है कि जो इलेक्शंस है वो एक फ्री और फेयर मैनर में होते हैं, और इसी वजह से उन्हें डेमोक्रेटिक बोला जाता है कि डेमोक्रेटिक वे में होते हैं। अच्छा, लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं वो हमें ये इंश्योर करते हैं कि एक फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर इलेक्शंस होते हैं तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन होता है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, इस चैप्टर में दिया हुआ है टॉपिक, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी आप पढ़ेंगे, तो एक तरह का फेयर रिप्रेजेंटेशन भी होता है। इसके बाद देखिए, इन दिस चैप्टर यू विल कंसीडर बोथ दिस एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अबाउट इलेक्शंस। और इसके बाद इस चैप्टर में आप ये कंसीडर करोगे जो एस्पेक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के
किसके लिए, इलेक्शंस के लिए। इसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है और उसके बाद है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। तो किस तरह से इलेक्शन सिस्टम है इंडिया का, इसमें दो सिस्टम है आपके मेनली, जो है FPTP और PR, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और मैं यही चाहती हूँ कि आप लाइन टू लाइन समझें, ताकि जब आप एग्जाम में लिखने बैठे तो आपके पास काफ़ी सारी लाइन्स हो। और देखिए इस यहाँ तक हमने ये समझा कि किस तरह से इलेक्शन और डेमोक्रेसी एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जहाँ भी किसी भी कंट्री में अगर इलेक्शन होता है तो ऐसा नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक होती हैं, बट हमें फाइंड आउट करना है कि वो ट्रूली डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं, क्या वहाँ इलेक्शन जो हैं वो फ्री और फेयर मैनर में होते हैं, क्या वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो किया जाता है। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।